आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 में ज्योग्राफी के अंदर आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। इसके पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग अपने ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, मोशंस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अर्थ यानी कि धरती किस तरीके से मूव करता है और धरती के मूव करने से दिन और रात कैसे होता है, सीजन कैसे चेंज होता है। जैसे आप डेली देखते हैं कि दिन भी होता है रात भी होता है, उसी प्रकार से आपके पास सीजन भी अलग अलग प्रकार का है। समर है, विंटर है, ऑटम है, स्प्रिंग है, अलग अलग प्रकार का हमारे पास सीजन भी होता है। तो हम लोग इसमें यही बात करने वाले हैं कि आखिर धरती कैसे मूव करता है, कैसे वो घूमता है और उसके घूमने से दिन और रात कैसे होता है, सीजन कैसे चेंज होता है, गर्मी कैसे आता है, बरसात कैसे आता है, जाड़ा कैसे आता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये चैप्टर हमारा बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर होने वाला है। चलिए तो शुरू किया जाए। इसमें लिखा हुआ है कि द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन। मतलब इसका ये हुआ कि धरती जो है ना 2 प्रकार से मूव करती है। 2 प्रकार से मूव करने का मतलब हुआ कि धरती 2 तरीके से घूमती है। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन ये 2 ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में आप पहले से भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। ये दोनों शब्द आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। फिर समझिए रोटेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन का मतलब है धरती का अपने ही जगह पर गोल गोल घूमना। समझिए ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक ग्लोब है, उस ग्लोब को आप गोल को नचा रहे हो, है ना, नचता भी है, गोल गोल नचता है। तो जब ग्लोब आपका एक ही जगह पर नचे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। ठीक है ना। एक्सिस का मतलब हो गया, अच्छा आपने कभी ग्लोब को यदि छुआ होगा या फिर आपने टच किया होगा या फिर आपने देखा होगा, अपने हाथों में लिया होगा ग्लोब को, तो हमेशा गौर करेंगे कि उसके बीचों बीच ना एक लकड़ी होता है, एक सिंगल स्टिक होता है जिससे वो अटका रहता है और उसी के मदद से वो चारों तरफ गोल गोल घूम पाता है। तो वो हो गया उसका एक्सिस, यानी कि उसी के चारों तरफ यदि हमारा ग्लोब घूमे अपने ही जगह पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। एक्सिस तो वो स्केल हो गया बेसिकली, जो एक लंबा सा लाइन होता है ना, उसको हम लोग एक्सिस बोल देते हैं। लेकिन जब वो अपने ही जगह पर घूमे उसको हम लोग बोल देते हैं रोटेशन। कोई दिक्कत इसमें? मतलब यदि धरती अपने ही जगह पर घूम रहा है, एक ही जगह पर, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर यदि वो गोल 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 घूम रहा है, जैसे लट्टू, आपका लट्टू, जैसे हम लोग लट्टू को नचाते हैं तो वो क्या करता है, एक ही जगह पर गोल गोल घूमता है ना, तो वो क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल, रोटेशन का हो गया। तो रोटेशन का मतलब हो गया कोई भी चीज़ का एक ही जगह पर घूमना, वही हमारा कहलाता है रोटेशन। ठीक है ना। अगला है रेवोल्यूशन। ये बड़ा सिंपल है। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। मतलब रेवोल्यूशन का मतलब हुआ कि धरती किसके चारों तरफ घूमना चाहिए, सन के चारों तरफ घूमना चाहिए, तब ये हमारा कहलाएगा रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा हम आपको डिफरेंस बता देते हैं क्या। रोटेशन का मतलब हुआ धरती का एक ही जगह पर गोल 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 घूमना, और लट्टू के जैसा। ओके, ये हो गया रोटेशन। लेकिन रेवोल्यूशन का मतलब हुआ कि एक बीच में आपका सन होगा, उसके चारों तरफ धरती चक्कर लगा रही है, उसी को हम लोग कहेंगे रेवोल्यूशन। क्या समझ में आया? तो धरती का केवल एक जगह पर गोल गोल घूमना वो हो गया हमारा रोटेशन। लेकिन धरती यदि सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो वो हो गया हमारा रेवोल्यूशन। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो कोई पूछे कि बताओ रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या है, तो सिंपली इसे बताइए कि रोटेशन का मतलब हुआ अर्थ का अपने ही जगह पर एक ही जगह पर होकर गोल गोल नचते रहना, वो हो गया हमारा रोटेशन। और रेवोल्यूशन का मतलब हो गया उसका सन के चारों तरफ घूमना, वो हो गया हमारा रेवोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद हमारा है ऑर्बिटल प्लान। ऑर्बिटल प्लान क्या होता है जरा समझो ध्यान से। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लान। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा जरा ध्यान से। जब हमारा ये जो मतलब जो हमारा ये अर्थ है, जो अब अपने ही ऑर्बिट पे घूमता है गोल गोल, मतलब कि सन के चारों तरफ ये घूमता है, तो ये एक प्रकार का क्या बना रहा है, एक प्लेन बना रहा है। प्लेन का मतलब होगा एक स्ट्रक्चर बना रहा है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि धरती सन से बहुत दूर चल जाएगा घूमने फिरने के लिए, फिर बोलेगा कि हम घूम फिर के आते हैं, फिर दोबारा तुम्हारा चक्कर लगाएंगे। ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें धरती अपने एक ही जगह पर एक रास्ता बना होता है, उसी जगह पर ये बार बार गोल गोल सन का चक्कर लगाता रहता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, इसका एक प्लेन हो गया।
प्लेन का मतलब होता है सिंपल सा कि एक ही जगह पर उसका जगह फिक्स है, उसी जगह पर वो गोल गोल सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल प्लान। देखो ऑर्बिट से याद रखो, ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, एक फिक्स्ड पाथ, एक रास्ता जिसके ऊपर हमारा जिसके ऊपर हमारा धरती सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, वो हो गया हमारा ऑर्बिट। और चूंकि उसके ऊपर घूम रहा है, ऑर्बिट के ऊपर घूम रहा है, जिसका क्या नाम पड़ गया, ऑर्बिटल प्लान पड़ गया। हाँ, ऑर्बिट और ऑर्बिटल प्लान में क्या डिफरेंस है समझिए। ऑर्बिट का सिंपल सा मतलब हो गया एक फिक्स्ड पाथ, एक रास्ता जो बना हुआ है सन के चारों तरफ, उसके ऊपर ही घूमना है अर्थ को, वो हो गया हमारा ऑर्बिट। और उसके ऊपर घूम रहा है तो ये हो गया हमारा ऑर्बिटल प्लान। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66 होल 1/2 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लान। मतलब जब हमारा धरती अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमता है तो एंगल कितने का बनाता है, 66 होल 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है अपने ऑर्बिटल प्लान पे। सिंपल सा मतलब इसका यहाँ पे कहने का ये है कि धरती थोड़ा सा टेढ़ा होकर घूमता है। समझ रहे बात को। यदि सीधा होकर घूमता तो कितने का एंगल बनाता बताओ, 90 का बनाता, लेकिन थोड़ा सा वो टेढ़ा होकर अपने गोल गोल घूमता है, इसीलिए एंगल कितने का बनाता है, 66 होल 1/2 डिग्री का वो एंगल बनाता है। झुका रहता है थोड़ा सा, मतलब कि 90 डिग्री पे यदि वो पूरा होता तो पूरा सीधा वो गोल गोल घूमता सीधा होकर, लेकिन वो सीधा होता नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है और फिर वो घूमता है। तो जो टेढ़ा हुआ वो वहाँ पे एंगल कितने का बन रहा होता है, 66 होल 1/2 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ठीक ना। चलिए ये हो गया हमारा ऑर्बिटल प्लान के बारे में। अगला है डे एंड नाइट के बारे में। चलिए इसके बारे में भी समझ लीजिए कि आखिर दिन और रात कैसे होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, समझिए। इसमें लिखा हुआ है, पहला पॉइंट इसमें है, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे while the other half away from the sun experiences night। देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि सन हमारा बिल्कुल बीचों बीच है, उसके चारों तरफ अलग अलग क्या है, प्लैनेट है ना। जैसे आपका अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सब हमारा क्या अलग अलग प्लैनेट है। तो आपका बीच में होता है सन, उसके चारों तरफ घूमता कौन है, अर्थ घूमता है, आपका अलग अलग प्लैनेट घूमता है। तो अब एक बात बताइए, क्या सन का रोशनी धरती पर किसी एक ही हिस्से पे पड़ेगा ना, क्या एक बार में धरती के ऊपर पूरा सन का रोशनी पड़ जाएगा क्या, नहीं। सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझिए कि बीच में आपका सन है, इसके बगल में आपका अर्थ है। इस तरीके से यदि अपना वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो हमेशा आप गौर करेंगे कि उसके एक ही चीज़ को, एक ही हिस्से को वो रोशनी केवल मिलेगा। जब वो अपना इस तरीके से दोबारा घूमेगा, जिस हिस्से में पहले रोशनी नहीं था फिर उसके बाद उस पर आएगा। मतलब सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए कि दिन और रात जो होता है वो होता है रोटेशन के वजह से। मतलब दिन और रात किसके वजह से होता है, रोटेशन के वजह से। मतलब सिंपल सा इसका ये हुआ कि धरती अपने ही जगह पर चक्कर लगाती है, तब जाकर दिन और रात होता है। अब कैसे होता है इसके बारे में भी समझ लीजिए। जैसे बीच में आपका सन है और बगल में आपका अर्थ है, यदि वो अभी एक पोजीशन पे है तो उसी के ऊपर केवल अथी लाइट पड़ रहा है अभी, तो वहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। और जो उसके पीछे वाला हिस्सा है जिस पे कि सन का रोशनी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे भी क्या होगा, नाइट होगा, रात होगा। लेकिन जब ये अपना पोजीशन चेंज करेगा, इस तरीके से जब अपना ये घुमाएगा अपने आप को आगे से पीछे और पीछे से आगे, तो जिस पे पहले रोशनी नहीं था अब उस पर क्या आ गया, रोशनी आ गया, तो वहाँ पे दिन हो गया। और जिसमें पहले रोशनी था वो पीछे चला गया तो वहाँ क्या हो गया, रात हो गया। इसी तरीके से हमारा दिन और रात होता रहता है। क्या सन भी घूमता है क्या, नहीं, सन तो अपने जगह पर फिक्स है, वो चारों डायरेक्शन में अपना तो लाइट दे ही रहा है। बस दिन और रात होता किसके वजह से, फिर धरती के रोटेशन के वजह से होता है। यदि वो इस अपने सन के एकदम बिल्कुल उत्तर चेहरा करके है, मतलब कि यदि अर्थ का चेहरा बिल्कुल सन के तरफ है, तो जो चेहरा सन के तरफ है अर्थ का, वहाँ पर भी क्या होगा, दिन होगा। और जो उसके पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे रात होगा। और जो हिस्सा, और ये जब यदि थोड़ा सा अपना रोटेशन करेगा, जो हिस्सा पीछे था वो आगे आ जाएगा तो वहाँ पे दिन हो जाएगा। और जो हिस्सा पहले आगे था वो पीछे चला गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। वही डायग्राम यहाँ पे भी देखकर आपके एनसीईआरटी बुक में समझाया गया है कि यदि आपका यहाँ पे सन है तो ये अपना रोशनी इस तरीके से फैला रहा है। आप लोग के बुक में भी है, बिल्कुल आप लोग के बुक में भी है। तो यहाँ पे ये सन है, ये अपना रोशनी इस तरीके से ये आपके अर्थ पे फैला रही है। और आप अपने बुक में भी गौर से देखेंगे तो ये जो आपका ग्लोब है केवल इसके अगले वाले हिस्से पे ही लाइट पड़ रहा है।
तो जिस हिस्से पे लाइट पड़ रहा है वहाँ पे क्या होगा, डे होगा। और जो पीछे वाला हिस्सा है क्या वहाँ पे आपका पड़ रहा है क्या लाइट, नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा बताओ, नाइट होगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन जब यही रोटेट करके पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा तो वहाँ पे अब क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और जो हिस्सा हमारा आगे था वो पीछे चला गया तो वहाँ पे रात हो जाएगा। इसी तरीके से दिन और रात होता रहता है। तो बताइए दिन और रात जो होता है वो रोटेशन के वजह से होता है या रेवोल्यूशन के वजह से होता है, रोटेशन के वजह से होता है। यानी कि धरती अपनी जगह पर घूमता है तब जाकर दिन और रात होता है, ठीक है ना। वो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि डेज एंड नाइट्स हैपन ड्यू टू दी रोटेशन। तो दिन और रात जो होता है वो रोटेशन के वजह से ही हो पाता है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बात समझ में आई है। तो धरती रोटेट लगातार करता रहता है। अच्छा एक बार बताइए, धरती को अपने ही जगह पर घूमने में यानी कि रोटेट करने में कितना समय लगता है, 24 घंटा लगता है। इसीलिए 24 घंटा लगता है, तो इसी 24 घंटे में कहीं पर दिन होता है तो कहीं पर रात होता है। हाँ पूछो। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पर यदि दिन हो रहा होता है तो कहीं पर रात हो रहा होता है, कहीं पर दोपहर होता है तो कहीं पर शाम हो रहा होता है, इस तरीके से। बिल्कुल हाँ हाँ, टाइम का भी गैप होता है इसमें, पिछले वाले चैप्टर में वही तो पढ़ाए थे हम, टाइम का भी गैप होता है इसमें थोड़ा सा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि दिन और रात जो होता है वो धरती के रोटेशन के वजह से ही होता है, ठीक है ना। चल इस तरीके से हमारा ये खत्म हुआ। अगला है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्या है देखो, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अच्छा अब ना यहाँ पे एक बात आप बताइए, जब हमारा ग्लोब अपनी ही जगह पर घूमेगा तो क्या वो एक गोलाकार आकार नहीं बना रहा है, क्या गोल गोल बना रहा है ना, लेकिन क्या वो गोल सर्कल आपको दिखता है, नहीं दिखता है। लेकिन उसी के वजह से तो दिन और रात होता है, मतलब कि बार बार वो घूमता है तो क्या बन रहा है, एक्चुअली इस तरीके से सर्कल बन रहा है, गोलाकार आकार बन रहा है। उसी की वजह से क्या होता है आपका दिन और रात होता है। तो जो जिधर दिन था उधर रात हो जाएगा, जिधर रात था उधर दिन हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब धरती अपने जगह पर रोटेट करता है तो वो गोल गोल का आकार बनाता है, जो कि आपको दिखता तो नहीं है लेकिन वो गोल गोल होता है, समझ रहे बात को। तो वो जो गोल गोल का आकार है जिसकी वजह से दिन और रात होता है, आगे वाला हिस्सा पीछे आ गया, पीछे वाला हिस्सा आगे आ गया, जिसकी वजह से दिन रात में बदल गया और रात दिन में बदल गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। मतलब इतने सारे सर्कल होते हैं, गोलाकार इतने सारे होते हैं कि कभी भी एक्सिस से टकराता नहीं है। एक्सिस से टकराने का मतलब यहाँ पे ये है, सिंपल सा है कि जो बिल्कुल एक बीचों बीच लकीर आप देखते हैं, एक डंडा जो देखते हैं आप ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच, उसके साथ ये कभी भी टकराता नहीं है। कोइंसाइड का मतलब हो गया फिर टकराता नहीं है, फिर एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ता भी नहीं है, मतलब कि गोल गोल सबका अपना अलग अलग पोजीशन होता है। उसी तरीके से वो ग्लोब आपका गोल गोल घूमता रहता है। कोइंसाइड का मतलब हो गया एक के ऊपर दूसरा नहीं चढ़ पाना, मतलब कि सब सर्कल, देखो जब हमारा ग्लोब घूमता है ना तो बहुत सारे सर्कल बनते हैं और कोई भी सर्कल एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं पाता है, वो सब अपना अलग रहता है। तो ये हो गया हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अगला है आपका अर्थ डे। अर्थ डे क्या होता है देखो, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। अर्थ डे का सिंपल सा मतलब है कि धरती अपने ही जगह पर रोटेट करने में कितना समय लेती है, 24 घंटा। इसी 24 घंटे को हम लोग कहते हैं अर्थ डे, सिंपल सा है। तो कोई पूछे कि बताइए अर्थ डे का मतलब क्या समझते हैं आप, तो अर्थ डे का सिंपल सा मतलब यहाँ पे यह है कि धरती अपने ही जगह पर रोटेट करने में समय कितना लेती है, 24 घंटे का समय लेती है। उसी 24 घंटे को हम लोग कहते हैं अर्थ डे, सिंपल सी बात है। अर्थ डे का मतलब सिंपल हो गया कि धरती का एक दिन, और धरती का एक दिन कब पूरा होता है, 24 घंटे में पूरा होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और ये जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेना धरती का, मतलब कि 24 घंटे में धरती अपना पूरा एक चक्कर लगा लेता है अपनी जगह पर, ये डेली होता रहता है। सिंपल सा बात है, मतलब कि जो 24 घंटा होता है हमारा वो तो डेली होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आज 24 घंटा हुआ अगले महीने में 25 घंटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 24 घंटे का जो वो रोटेशन होता है वो अर्थ का वो डेली होता है, मतलब कि वो डेली एक चक्कर अपने एक्सिस पर ही जरूर नचता है, एक चक्कर।
समझ रहे बात को। और उसको पूरा एक जगह अपने ही जगह पर पूरा एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लग गया, 24 घंटा लग गया, उसी को हम लोग कह गए अर्थ डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें, अच्छा चलिए हम ना अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं हम आपसे, और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्या होगा यदि धरती रोटेट करे ही नहीं, मतलब कि धरती एक ही जगह पर पड़ा रहे, वो अपने ही जगह पर नचे नहीं, जैसा है वो वैसा ही रहे। तो यदि ऐसा होगा तो फिर क्या हो सकता है, बताइए, कौन बताएगा? हाँ बताओ पहले अमृत। अगर ऐसा होता है तो फिर एकदम बहुत ज्यादा एक साइड पे दूसरा सूरज का फेस हो रहा है, ओके, तो उस टाइम बहुत ज्यादा गर्म हो रहेगा और फिर दूसरे साइड बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि देखिए बड़ा अच्छा जवाब दिया है अमृत ने। हमने ये पूछा था कि क्या होगा यदि धरती रोटेट करे ही ना। रोटेट ना करे इसका मतलब है कि वो एक ही जगह पर जैसा है वो वैसा ही पड़ा रहे। इससे क्या होगा पता है, जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही है वो हिस्सा हमेशा क्या हो रहेगा, हीट ही रहेगा, गर्म ही रहेगा। और चूंकि लगातार उसको डेली सूरज मिलता रहेगा, रोशनी सूरज का, तो एक समय पर वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से जल के खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। और जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही थी वो हमेशा किस में रहेगा, ठंडा रहेगा, बर्फीला जगह बन जाएगा, और वहाँ पे भी रहने लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बताइए, ना ही आप ज़्यादा ठंडे वाला जगह पर रह पा रहे हैं, ना ही आप ज़्यादा गर्मी वाले जगह पर रह पा रहे हैं, तो क्या इस तरीके से इंसान जी पाता? नहीं जी पाता। इसलिए 24 घंटे में एक बार दिन और एक बार रात होना बड़ा ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होता ना तो एक जगह पर लगातार हीट पड़ता रहता और वो जगह जल के खाक हो जाता। आप इसको ऐसे समझिए ना, जब गर्मी के समय में 43-45 डिग्री तक सेल्सियस चल जाता है टेम्परेचर, वो तो मात्र 6-7 घंटे के लिए होता है, उसी में हमारा हालत ख़राब हो जाता है। और मान लो यदि उधर ही हो कि हमारा धरती मूव करना ही बंद कर दे, तो सोचो आपके पास डेली उतना टेम्परेचर रहेगा हमेशा लगातार। और यदि उतना टेम्परेचर लगातार आपके पास रह गया, डेली का डेली 45, 43, 44 के आसपास रह गया यदि टेम्परेचर, आप जल के राख हो जाएंगे। आप सिंपली ऐसे समझो, गर्मी के समय में 5 से 6 घंटा धूप रहता है, उसके बाद तो शाम हो जाता है, उतना में हमारा हालत ख़राब हो जाता है। और यदि 24 घंटा आपको सूरज का रोशनी मिलता रहे तो फिर क्या हालत होगा। इसीलिए धरती का मूव करना बड़ा ही जरूरी, यानी कि रोटेट करना बड़ा जरूरी है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पॉइंट में कि इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट देन द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे एंड ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्मथ टू द रीजन। मतलब कि यदि धरती रोटेट करना बंद कर दे तो धरती के जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही है वो हिस्सा हमारा इतना गर्म हो जाएगा कि वो जल के खाक हो जाएगा, वहाँ पे जीवन बसाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, उसी प्रकार से द अदर हाफ पोर्शन वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जिस जगह पर रोशनी नहीं पड़ रही थी वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, और वहाँ पे हमेशा ठंडापन महसूस होगा हम लोगों को। तो सोचो, ना ही हम ज़्यादा गर्मी वाले जगह पर रह पा रहे हैं, ना ही ज़्यादा हम लोग ठंडे वाला जगह पर रह पा रहे हैं, तो क्या इस तरीके से हम मानव जाति या फिर किसी प्रकार का एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट व्लांट जी पाता? नहीं जी पाता। इसलिए बताइए, क्या धरती का रोटेट होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयरफॉर इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। यानी कि इस प्रकार का स्थिति हमारे पास पैदा हो जाए तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, हर कोई यहाँ पे फिर मर जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। समझ रहे बात को? क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया है? तो कोई पूछे कि आपसे बताइए क्या धरती का रोटेट करना जरूरी है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल ज़रूरी है भाई। यदि रोटेट नहीं करेगा तो केवल एक ही जगह को ठंडा मिलता रहेगा और एक ही जगह पे गर्मी मिलता रहेगा, और दोनों स्थिति में हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, जितना रोटेट करना जरूरी है उतना रेवोल्यूशन करना भी जरूरी है। अगला टॉपिक हमारा उसी के बारे में होने वाला है, रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन में आपने क्या पढ़ा था कि सन के चारों तरफ यदि हमारा धरती घूम रहा है तो फिर वो हमारा रेवोल्यूशन कहलाएगा। और रोटेशन क्या था, धरती यदि अपने ही जगह पे घूम रहा है तो वो हमारा रोटेशन कहलाता है। चलिए इस तरीके से। और यहाँ पे एक बात समझ गए आप कि दिन और रात जो होता है वो किसके वजह से, रोटेशन या रेवोल्यूशन की वजह से? रोटेशन के वजह से होता है। ठीक ना, चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा होगा वो होगा रेवोल्यूशन। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग रेवोल्यूशन। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा कि डे और नाइट कैसे होता है, रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, बहुत कुछ हम लोग देख चुके हैं। और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पूछा था आपसे
कि क्या हो यदि धरती रोटेट करना ही बंद कर दे। इसका भी जवाब आप लोगों ने बड़ा अच्छा दिया था कि सर यदि धरती रोटेट करना बंद कर देगा तो किसी एक जगह पर लगातार हीट मिलता रहेगा, किसी एक जगह पर लगातार कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा, इस तरीके से जीवन हमारा चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका जवाब आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया था, वेरी गुड। और अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो करेंगे रेवोल्यूशन। अब आपको रेवोल्यूशन का मतलब पता है क्या होता है? रेवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि धरती यदि सन के चारों तरफ घूम रहा है तो वो हो गया हमारा रेवोल्यूशन, सिंपल। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। मतलब कि यदि एक फिक्स्ड पाथ, मतलब एक रास्ता है, सन के चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, क्या वो रास्ता आपको दिखता है क्या? नहीं, वो एक इमेजिनरी लाइन होता है, उसके ही ऊपर हमारा अर्थ लगातार घूमता रहता है और सन का चक्कर लगाता रहता है। उसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशन, सिंपल। यदि कोई पूछे आपसे चलते फिरते कि बताओ रेवोल्यूशन क्या है, तो सिंपल सा बताइए कि अर्थ सन के चारों तरफ जब चक्कर लगा ले उसी चीज को हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशन, सिंपल है। ठीक है, आगे। द अर्थ टेक्स 365 होल 1/4 डेज। इसका सिंपल सा मतलब है 365 डेज और 6 आवर टू रिवॉल्व अराउंड दिस सन। मतलब सन के चारों तरफ घूमने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो लगता है 365 डेज और 6 आवर, यानी कि 365 दिन के अलावा भी 6 घंटा और एक्स्ट्रा उसको लगता है धरती को सन के चारों तरफ घूमने में। समझिएगा इस बात को, ठीक ना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, साल में कितना दिन? 365 दिन, लेकिन हम लोग घंटा बोलना भूल जाते हैं। लेकिन यही घंटा आगे बाद में ऐड होके क्या बन जाता है आपका? लीप ईयर बन जाता है। 6 घंटा 4 साल के बाद। अच्छा बताओ, लीप ईयर हर बार कितने साल के बाद आता है? 4 साल के बाद आता है। और हर साल आपका 6 घंटा क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। मतलब ये हो गया कि पहले साल में आपका 6 घंटा बढ़ा, दूसरे साल में 6 घंटा, फिर तीसरे में 6, फिर चौथे में 6, यानी कि 4 साल के बाद यही 6 घंटा कितना बन गया? 24 घंटा बन गया। इसीलिए चौथा साल जो आपका होता है वो लीप ईयर होता है, जिसमें फरवरी 28 दिन का नहीं बल्कि 29 दिन का होता है, 29 डेज का होता है। सॉरी, समझ गए बात को? देखना पड़ेगा। था ये पता नहीं, हमको याद नहीं है, देखना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो धरती को सन का चक्कर लगाने में टोटल समय कितना लगता है? 365 डेज और 6 आवर लगता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं कि 1 साल लग गया भाई सूरज का चक्कर लगाने में, है ना। आगे, 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर एंड इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी टू मेक अ होल डे। यानी कि यही जो 6 घंटा एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, ये 4 साल तक लगातार ऐड होते जाता है और चौथे साल क्या बन जाता है? ये 24 घंटा पूरा जाता है, क्योंकि 6 × 4 कर दो आप, कितना होता है? 24 होता है। यही 24 बनकर फरवरी का जो महीना है वो 28 दिन का नहीं होकर बल्कि 29 दिन का हो जाता है, क्योंकि 24 घंटा मतलब कितना दिन? 1 दिन, है ना। आगे, 10 एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज। यानी कि हर चौथा साल जो आपका होगा उसमें फरवरी कितने महीने का होगा? 29 डेज का होगा, यानी कि हर 4 साल पे आता है। जैसे हर 4 साल पे आपका वर्ल्ड कप होता है ना क्रिकेट का, उसी तरीके से हर 4 साल पे आपका लीप ईयर आता है। मतलब कि फरवरी का जो महीना है वो 29 दिन का होता है हर 4 साल पे। अच्छा, कोई यदि आपसे यहाँ पे कॉमन सा सवाल पूछ ले कि बताओ हर 4 साल पे फरवरी का जो महीना है वो 28 दिन का ना होके 29 दिन का होता है, ऐसा क्यों? तो बताइएगा सिंपल सा कि देखिए, धरती को सन का एक चक्कर लगाने में पूरा लगता है 365 दिन और 6 घंटा। तो 365 दिन का मतलब हो गया 1 साल, और ये जो 6 घंटा एक्स्ट्रा है, यही 6 घंटा यदि 4 साल का हम लोग जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 24 घंटा हो गया, 24 आवर हो गया। यही 24 आवर को हम लोग एक दिन में कन्वर्ट कर देते हैं पूरा, और वो दिन होता है हमारा फरवरी का 29वां वाला दिन। इसीलिए फरवरी आपका हर 4 साल पे कितने का होता है? 29 दिन का होता है, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा जवाब है ना। आगे उसके बाद है लीप ईयर। तो इसी को हम लोग कहते हैं लीप ईयर। अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो जब भी आपका फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाए तो वो साल 365 डेज का नहीं होता है, वो साल कितने का होता है? 366 डेज का होता है। और उस साल को हम लोग क्या बोलते हैं?
लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर का सिंपल सा मतलब समझ जाइए कि टोटल दिन जो हो गया आपका साल कंप्लीट होने में वो 366 डेज हो गया, और पक्का उसमें फरवरी का जो महीना है वो 29 दिन का होगा, 28 डेज का नहीं होगा। तो फिर वहाँ पे 366 days and 6 hours भी होगा। नहीं, वहाँ पे नहीं होता, उसके अगले साल से फिर वो इंक्लूड होता है, क्योंकि उस साल तो वो कंप्लीट ही हो गया, ठीक है ना। क्योंकि जिस साल लीप ईयर होता है उस साल का भी तो 6 घंटा उसमें इंक्लूड हुआ, तो जो अगला 6 घंटा ऐड होगा वो अगले साल से होगा। समझ रहे बात को? मतलब अगले साल 12 घंटा होगा। बिल्कुल, ठीक है। आगे तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ था कि जिस साल आपका लीप ईयर होगा उस साल दिन एक साल में 365 ना होके 366 डेज का होता है, और फरवरी कितने दिन का होता है? 29 डेज का होता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा लीप ईयर। आगे, द अर्थ revolve अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब सन के चारों तरफ जो हमारा धरती घूमता है वो थोड़ा सा तिरछा घूमता है। इलेक्ट्रिकल का मतलब हो गया पूरा गोल गोल नहीं, थोड़ा सा तिरछा घूमता है, मतलब कि ईस्ट और वेस्ट में थोड़ा सा दूर होता है, और ऊपर नॉर्थ के और साउथ की तरफ ये क्या होता है? बहुत ही नज़दीक होता है। इसका सिंपल सा मतलब आप ये समझिए कि हमारा सन के चारों तरफ जब अर्थ घूमता है तो हमारा अर्थ सबसे ज़्यादा दूर सन से कब होता है? जब वो ईस्ट और वेस्ट में होता है। सिंपली आप इसको ऐसे समझिए, हमारा अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर कब होता है? जब वो ईस्ट और वेस्ट में होता है। और हमारा अर्थ सन के नज़दीक सबसे कब होता है? जब वो नॉर्थ और साउथ पे होता है, तब वो सन के बड़ा नज़दीक होता है। वही बात यहाँ पे कहा गया था। आगे, अ ईयर इज डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। अब हम लोग क्या करते हैं, एक साल को मेन 4 सीजन में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पहला सीजन हमारा समर, दूसरा विंटर, तीसरा स्प्रिंग और चौथा ऑटम। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे साल को 4 अलग अलग सीजन में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, रेनी सीजन भी है, लेकिन रेनी सीजन हर जगह पर नहीं होता है। हमारे इंडिया में एक अलग ही प्रकार का सीजन है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? रेनी सीजन बोल देते हैं, लेकिन रेनी सीजन हर जगह पर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, 3 महीना या फिर 2.5 महीना लगातार बरसात होता है, लेकिन इस प्रकार का माहौल हर जगह पर नहीं है। कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको इसमें इंक्लूड ही नहीं करते हैं। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजन्स changes due to the change in the position of the earth around the sun. in other words, season changes due to revolution of earth. मतलब सन के चारों तरफ जो हमारा अर्थ घूम रहा है इसके वजह से ही हमारा सीजन चेंज होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन के वजह से ही सीजन चेंज होता है। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो गया होगा, चलिए हम उस कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। डे और नाइट होता है किसके वजह से? रोटेशन या रेवोल्यूशन की वजह से? रोटेशन के वजह से। और जो सीजन होता है चेंज वो किसके वजह से? रेवोल्यूशन के वजह से। मतलब डे और नाइट जो होगा वो रोटेशन की वजह से होगा, मतलब कि धरती अपने ही जगह पर जब घूमेगी तो दिन और रात होगा, यानी कि रोटेशन की वजह से हो रहा है दिन और रात। लेकिन जो रेवोल्यूशन होता है उसके वजह से क्या होता है? सीजन चेंज होता है। समझ रहे बात को? और रेवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब हो गया धरती किसके तरफ किसके चक्कर लगा रही है? सन का। तो जब धरती सन का चक्कर लगाती है तो फिर क्या होता है? सीजन चेंज होता है। तो एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रोटेशन के वजह से होता है डे एंड नाइट, लेकिन रेवोल्यूशन के वजह से होता है सीजन चेंज, है ना। समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, इस प्रकार का। चलिए, तो रेवोल्यूशन टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है समर सॉल्स्टिस, उसके बाद है फिर हमारा विंटर सॉल्स्टिस, उसके बाद है इक्विनॉक्स। इनके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम लोग अपना रेवोल्यूशन टॉपिक खत्म करते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को समझ में आया रेवोल्यूशन? चले, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समर सोलिस्टिक के बारे में, और इसमें बहुत अच्छा आपको जानकारी जानने को मिलेगा। और इसमें ना सबसे ज़्यादा जो आप लोग ध्यान देंगे वो देंगे डायग्राम पर, यानी कि जो पिक्चर आपके बगल में बना हुआ है, और ये जो पिक्चर है ये आपके बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक में है, तो उस पिक्चर पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि समर सोलिस्टिक क्या होता है इसमें पढ़ने से ज़्यादा आपको डायग्राम समझ के समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे। देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। चलिए इस डायग्राम को ज़रा देखिए, और सबसे पहला वाला फिगर को आप देखिए जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। इसमें लिखा हुआ है 21 जून, आपको डेट दिख रहा है?
21 जून आपको दिख रहा है डेट। चलिए आप अपने बुक में देखते रहिएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं आपको समझने के लिए। बस यहाँ पे ध्यान रहे कि बीच में आपका सन है और लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो आपको ग्लोब दिख रहा है, इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सन की तरफ झुका हुआ है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो ये कब होता है? 21 जून को होता है। ओके, इसमें 2-3 डेट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद भी रखना पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें और आगे मिलेगा आपको। जैसे इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि 21 जून को, यानी कि एक डेट हो रहा है 21 जून के बारे में। इसके बारे में हम लोग अभी और बात करेंगे कि सर ये आके 21 जून ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे जो आपको पहला डायग्राम दिख रहा है, जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो सन के तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है, ठीक ना। आगे, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट दिस एरियाज रिसीव मोर हीट। चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका यानी कि नॉर्थ वाला हिस्सा आपका सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो सन लाइट डायरेक्टली किस पे पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, ठीक ना। मतलब ये सिंपल सा ये हो गया कि ये जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्थ वाला हिस्सा आपका, सिंपली आप बोलो नॉर्थ पोल बोल भी सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ है, जिसके वजह से सन का रोशनी डायरेक्टली किस पे पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, जिसके वजह से, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, और जिसके वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा हीट हो जाता है उस समय पे। ये बात हो रहा है कब का? 21 जून का बात हो रहा है, जो कि बीत गया समय, हमारा बीत गया, ठीक है। हाँ बोलो। इक्वेटर से ज़्यादा टॉप ऑफ कैंसर होता है। हाँ, केवल 21 जून को केवल, ठीक है ना। ये 21 जून के बारे में केवल बात हो रहा है। आगे, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। चलिए अब इसके बारे में ज़रा समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो आपका नॉर्थ पोल है ये सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, जिसके वजह से जो आपका आर्टिक सर्कल के आसपास का जगह होता है, यानी कि आर्टिक सर्कल मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला जो जगह है, ऊपर वाला जो जगह है, यहाँ पे लगभग 6 महीने तक लगातार डे लाइट ही रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे हो गया उतना ज़्यादा यहाँ पे उतना अंधेरा नहीं होता, मतलब यहाँ पे अधिकतर दिन वाला माहौल ही हमेशा बना रहता है, ठीक है। आगे, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो ऊपर वाला आपका एरिया है नॉर्थ पोल, वो सन की तरफ ज़्यादा झुके होने के वजह से जो आर्टिक सर्कल है, मतलब कि जो ऊपर वाला एरिया है, इस पे लगभग 6 महीने तक लगातार धूप लगता रहता है, धूप इसको लगातार मिलता रहता है। मतलब कि 6 महीने तक इनमें बस रात होता ही नहीं। नहीं, रात होता है, लेकिन 6 महीने तक यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, मतलब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि इसमें रात नहीं होता होगा, रात होता है, क्योंकि धरती भी तो अपने जगह पर रोटेट करेगा ना, तो दिन और रात तो लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना सनलाइट 6 महीने लगातार पड़ने की वजह से यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा मिलता है। इसीलिए हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं? समर सोलिस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार 6 महीने तक सनलाइट इसको मिलता है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि यहाँ पे रात भी होता ही नहीं है, रात होता है लेकिन कुछ समय के लिए होता है। ज़्यादातर यहाँ पे आपको गर्मी वाला जगह ही दिखेगा, यानी कि दिन ही आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखता है, ठीक है। आगे, उसके बाद सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब चूंकि ये आपका जो लार्ज पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अधिकतर हिस्सा जो है उस पर सनलाइट आपका ज़्यादा पड़ता है, जिसके वजह से इक्वेटर के ऊपर, यानी कि जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ पोल की तरफ, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई दिक्कत इसमें? मतलब सिंपली आप इसको ऐसे समझिए कि आपका धरती का जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है वो सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, और यदि ज़्यादा झुका हुआ है तो उसको क्या मिलेगा? सनलाइट ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे, उसके बाद ऑन 21 जून डे आर द लॉन्गेस्ट एंड नाइट आर द शॉर्टेस्ट। ये बात हो रहा है 21 जून का। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 21 जून के दिन यहाँ पे दिन सबसे लंबा होता है और रात यहाँ पे सबसे छोटा होता है, इन्हीं सब कारणों के वजह से। उसके बाद देयर इज विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन गर्मी होगा आपका बहुत जोर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि ऊपर में, और सबसे ज़्यादा जाड़ा कहाँ पे होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ये खासियत है समर सोलिस्टिक का, ठीक है ना। और विंटर सोलिस्टिक में ये चीज़ बदल जाएगा आपका, जो हम लोग विंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे, उसके बाद द नाइट आर लॉन्गर दैन द डेज, मतलब कि जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे दिन बड़े होते हैं और रात छोटे होते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें? देखो बड़ा सिंपल ऐसे समझो आप, 21 जून के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटा होता है, ओके। दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा, लेकिन
साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका रात ही बड़ा होगा और दिन छोटा होगा, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। लेकिन कब? 21 जून को होता है ये सब चीज़, ठीक है। आगे उसके बाद है दिस पोर्शन दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड दिस समर सोलिस्टिक, और इसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं, धरती के इसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं समर सोलिस्टिक। तो समर सोलिस्टिक के बारे में जब आपको बहुत कुछ याद नहीं रहे तो सिंपली आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि समर सोलिस्टिक में जो आपका अर्थ है उसका नॉर्थ पोल जो है वो ज़्यादा झुका हुआ रहता है, किसके तरफ? सन के तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है, जिसके वजह से नॉर्थ पोल पे रोशनी सनलाइट का ज़्यादा पड़ता है, जिसके वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है। और जो नीचे वाला हिस्सा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है वो दूर भाग जाता है सन से, तो वहाँ पे क्या होता है? ठंडा ज़्यादा होता है। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा, यानी कि विंटर। और ये सब जो ज़्यादा होता है आपका वो 21 जून को होता है। हालांकि नहीं, 21 जून को ज़्यादा होता है यहाँ पे, हालांकि होता तो लगातार यहाँ पे 6 महीने तक है, यानी कि 6 महीने तक लगातार यहाँ पे यही चीज़ चलता रहता है। लेकिन 21 जून के दिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला कुछ अलग हो जाता है। 21 जून का एक ऐसा डेट है जिस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा। लेकिन वही 21 जून में साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? दिन छोटे हो जाएंगे, रात बड़े हो जाएंगे। हालांकि ये केवल 21 जून को होता है, लेकिन 6 महीने तक लगातार जो धूप है वो किसको मिलता रहता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को। और 6 महीने तक लगातार छाया में फिर कौन रहता है? साउदर्न हेमिस्फीयर रहता है, ठीक है ना। क्या अब इस तरीके से समर सोलिस्टिक में कोई दिक्कत आपको? बात समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा विंटर सोलिस्टिक। चलिए विंटर सोलिस्टिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर एक काम करते हैं, विंटर सोलिस्टिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा क्लास बड़ा हो जाएगा और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। पिछले वाले क्लास में हमने समझा समर सोलिस्टिक और आज हम लोग समझेंगे अपना विंटर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक जो आपने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा हमारा होता है विंटर सोलिस्टिक में, ठीक है ना। चलिए विंटर सोलिस्टिक को समझने के लिए जो आपको डायग्राम देखना है ध्यान से, वो आपके बुक में भी है और हमारे सामने भी यहाँ पे बना हुआ है। और विंटर सोलिस्टिक में जो बात होता है वो बात होता है 22 दिसंबर का, ठीक ना। तो डायग्राम को भी आप लगातार देखते चलिएगा, ओके। देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। On 22 December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun because the South Pole tilted towards the sun. चलिए बताइए, समर सोलिस्टिक में सन के तरफ झुका हुआ कौन सा था? नॉर्थ पोल या साउथ पोल? नॉर्थ पोल। लेकिन विंटर सोलिस्टिक में क्या झुका रहेगा सन की ओर? साउथ पोल, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और अब चूंकि साउदर्न हेमिस्फीयर हमारा झुका हुआ है सूरज की ओर, तो सबसे ज़्यादा हीट प्राप्त किसको होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, क्योंकि हमारा कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है? इक्वेटर के नीचे होता है, बिल्कुल। इसीलिए ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हीट को सबसे ज़्यादा रिसीव करता है। और ये बात हम लोग करेंगे 22 दिसंबर का, ठीक ना। आगे बात करते हैं। उसके बाद द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि सन का रोशनी सीधा का सीधा पड़ता है किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ता है। 22 दिसंबर के दिन का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे उसके बाद अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, यानी कि विंटर सोलिस्टिक जब हमारा होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर इसका सन के तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है, जिसके वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर को सनलाइट ज़्यादा मिलता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सनलाइट उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो दूर होता है सनलाइट से, सूरज से, ठीक है। आगे देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? गर्मी रहेगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? ठंडा रहेगा, जाड़ा रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंटर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और समर इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर। सिंपली आप इसको ऐसे समझिए, जैसे पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ाया आपको समर सोलिस्टिक के बारे में, तो आपने देखा था कि जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ रहता है, इसीलिए गर्मी कहाँ पे था? नॉर्थ पोल में, और फिर जाड़ा कहाँ पे था? साउथ पोल में था। वही जस्ट उल्टा हमारा हो जाता है विंटर सोलिस्टिक में। विंटर सोलिस्टिक में आपका जो साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो साउथ पोल है वो सन की तरफ झुका रहता है। तो बताओ गर्मी कहाँ पे होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, यानी कि साउथ पोल में गर्मी होगा। जाड़ा कहाँ पे होगा? फिर नॉर्थ पोल में होगा। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। आगे उसके बाद हियर द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, यहाँ पे क्या होता है? दिन बड़े होते हैं लेकिन रात छोटे होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, मतलब आप इसको सिंपली ऐसे समझिए, गर्मी जहाँ पे होगा वहाँ पे दिन हमेशा आपका बड़ा ही होने वाला है और जाड़ा जहाँ पे होगा वहाँ पे हमेशा रात आपका
छोटा ही होने वाला है, चाहे वो बात समर सोलिस्टिक का हो, चाहे बात वो विंटर सोलिस्टिक का हो। दिन मतलब गर्मी यदि कहीं पर है तो वहाँ पे रात छोटे होंगे और दिन बड़े होंगे, और कहीं पर जाड़ा है तो फिर दिन छोटा होगा और रात बड़ा होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया था। आगे बढ़ते, द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि यहाँ पे सिंपल सा आप इसको समझो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से यहाँ का दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। उसी प्रकार से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे गर्मी आपका यहाँ पे जाड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका दिन छोटा होगा और रात बड़ा होगा। कन्फ्यूज हो गया ना? इसको सिंपल ऐसे समझो कि गर्मी जहाँ पे होगा वहाँ पे दिन बड़े होंगे और रात छोटे होंगे, और जहाँ पे जाड़ा होगा, जहाँ पे विंटर होगा, वहाँ का दिन छोटा होगा लेकिन रात बड़ा होगा। ठीक है ना? चाहे वो बात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हो, चाहे वो बात साउदर्न हेमिस्फीयर का हो। ठीक है, आगे फिर चाहे बात वो समर सोलिस्टिक का हो, चाहे वो विंटर सोलिस्टिक का हो, जहाँ पे गर्मी होगा वहाँ का दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा, और जहाँ पे जाड़ा होगा यानी कि जहाँ पे विंटर होगा वहाँ का दिन छोटा होगा और रात बड़ा होगा। ऐसा यहाँ पे होता है। आगे, दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक, और इसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं, अर्थ के पोजीशन को कहते हैं हम लोग विंटर सोलिस्टिक। ठीक है, आगे, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन दिस समर सीजन। सोचो क्रिसमस हम लोग कब मनाते हैं बताइए? हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को, यानी कि उस समय पे हमारे इंडिया में क्या रहता है? जाड़ा रहता है। इंडिया के अंदर यदि हम लोग बात करें अपने बिहार का, तो बिहार में तो उस समय पे जाड़ा बहुत ज़्यादा होता है भाई। सोचो हम लोग जाड़ा में मनाते हैं अपना क्रिसमस, वही ऑस्ट्रेलिया वाले लोग गर्मी में मनाता है क्रिसमस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समस्या है विंटर सोलिस्टिक का। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत इसमें? और आपका जो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है वो बिल्कुल नीचे पड़ता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया। समझ रहे बात को? तो वो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा बताओ? गर्मी रहेगा, तो वो क्रिसमस कब मनाएगा? गर्मी में मनाएगा। समझ रहे बात को? और हमारा जो इंडिया पड़ता है वो थोड़ा सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो वहाँ पे क्या रहेगा? जाड़ा रहेगा, इसलिए हम लोग जाड़े में मनाते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा विंटर सोलिस्टिक के बारे में। अगला है एक छोटा सा टॉपिक और आपका है इक्विनॉक्स। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इक्विनॉक्स के बारे में देखिए, और इक्विनॉक्स को समझने के लिए भी आपके पास यहाँ पे डायग्राम है, उसको ध्यान से देखिए। एक ऊपर में है और एक नीचे में है, इसमें भी दो डेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर का बात हो रहा है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर, मतलब ये दो दिन 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो ऐसे दिन है जिसमें सनलाइट का जो रोशनी है, मतलब कि सन का जो रोशनी है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है। किस पे? डायरेक्ट इक्वेटर पे। और अब सवाल है कि सर इक्वेटर क्या है? हमने आपको बताया पिछले कुछ क्लासों में, इक्वेटर का मतलब वो एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड कर देता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सनलाइट का डायरेक्टली पड़ता है इक्वेटर के ऊपर। आगे, एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। अब चूंकि ये आपका बिल्कुल ऊपर होता है एक और एक नीचे होता है, इक्विनॉक्स 21 मार्च वाला ऊपर और 23 सितंबर वाला आपका नीचे होता है। और चूंकि बिल्कुल सन के ऊपर और नीचे होता है, इसीलिए ये सन के बिल्कुल सीधा होता है, झुका हुआ नहीं होता ये। और चूंकि सीधा होता है इसीलिए सन का रोशनी लगभग हर कंट्री पे उस दिन बराबर पड़ता है। इसीलिए वहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन लगभग हर जगह पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि सनलाइट का रोशनी दोनों के ऊपर बराबर पड़ रहा होता है। हाँ बिल्कुल, ये 90 डिग्री पे होता है, बिल्कुल सीधा होता है। मतलब कि ये जो आपका अर्थ है ये इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सन के बिल्कुल सीधा सीधा होता है, इसमें जरा सा भी आपका धरती झुका हुआ नहीं रहता है। अब जब झुका हुआ नहीं तो सन का रोशनी बताओ क्या पड़ने वाला है? बिल्कुल सीधा पड़ने वाला है। इसीलिए हाँ, ऊपर और नीचे डायग्राम में भी दिया हुआ है। इसीलिए हाँ, यहाँ पे झुका हुआ नहीं है क्योंकि बिल्कुल सीधा है, ऊपर है और नीचे है, इसीलिए यहाँ पे झुका हुआ आपका नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल झुका हुआ नहीं है, जिसके वजह से सभी पे रोशनी बराबर पड़ता है। और बराबर पड़ने की वजह से दिन और रात भी यहाँ पे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन ये केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, और इसी को हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स का मतलब कोई पूछे कि बताओ क्या है, तो सिंपल बताइएगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन हमारा जो अर्थ है वो जरा सा भी झुका हुआ रहता नहीं है, जिसके वजह से सन का रोशनी उसके ऊपर सीधा पड़ता है।
इसके वजह से दिन और रात उस दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर के बारे में जो हम लोग बात करें, जो नीचे में दिया हुआ है, इसके यदि बारे में हम लोग बात करें तो ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें 21 मार्च के बारे में, तो ऑन 21 मार्च इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब जस्ट इसका क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हो गया आपका इक्विनॉक्स के बारे में भी कंप्लीट जानकारी। चलिए इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। क्या कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को? बहुत अच्छी तरीके से हमने कोशिश किया कि आपको समझा दिया जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई समस्या रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए। चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।